हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सभी सब्जेक्ट से रिलेट ये नमूना प्रश्न पत्र कह सकते हैं, मॉडल पेपर्स कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी सब्जेक्ट से रिलेट देख लिया है पेपर। अब स्टार्ट करेंगे सामाजिक विज्ञान के पेपर को समझने की कोशिश करेंगे, आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करेंगे इस पेपर को, जिसमें आपका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक रहेंगे 80 मार्क्स। तो यहाँ पर खंड अ में सेक्शन ए में आपको मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 से 1918 के मध्य हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो यहाँ शुरुआत पूछा है तो 1914 ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन ब को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप बारदोली को इस तरह से जोड़ सकते हैं, बारदोली में ब आ रहा है, वल्लभ में ब आ रहा है, यानी कौन कर सकता है इसका नेतृत्व? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए भाप के इंजन से संबंधित है तो आंसर हो जाएगा जेम्स वॉट, ऑप्शन अ। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, साप्ताहिक। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 43%, 43%। सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ब दूसरा, सेकंड। निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार समुद्री परिवहन है। तो ऑप्शन द को करेक्ट कर देंगे। सिंहलिक किस देश की भाषा है? राजभाषा है नीदरलैंड की। ऑप्शन स को करेक्ट कर देंगे। सॉरी, नीदरलैंड नहीं, श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन ब को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। 1000 में 943 लिंगानुपात। ठीक है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो आंसर हो जाएगा काशीराम। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्राथमिक, प्राइमरी। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? साहूकार। औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? साहूकार, मनी लेंडर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है? WTO। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? 1854 में। गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा राव फूले। कच्चा तेल गैर नवीकरणीय संसाधन है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः कौन से राज्य से है? पंजाब। संघीय शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। अगला है अति लघुतात्मक प्रश्न, बेगार क्या है? बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, यानी आपको उस परिश्रम के ना पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये होती है बेकार करना। हमने मुहावरे में भी सुना है कि क्यों तुम उसकी बेकार कर रहे हो। ठीक है, यानी तुम बिना पारिश्रमिक के क्यों मेहनत कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई शटल क्या है? फ्लाई शटल एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण जिसका उपयोग बुनाई के कार्यों में किया जाता है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ हो जाएंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। वन व्यवस्था से अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन यहाँ पर अति लघुतात्मक है। वन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं?
तो वर्ण व्यवस्था से हम समझते जाति समूह की पदानुक्रम, जिसमें एक जाति समूह के लोग प्रत्येक स्थिति में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उनके नीचे रहेंगे। तो ये होता है वर्ण व्यवस्था। राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी देश के भीतर किसी विशेष समय सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी भी कहा जाता है, जो कि बहुत डिपेंड करता है किसी देश के विकास में। वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1972 में, 1972। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? संक्षेप में बताएं। तो संक्षेप में बताना, जैसे ध्वनि प्रदूषण से मानसिक खिन्नता एवं उत्तेजना बढ़ती है, श्रवण अक्षमता हो जाती है, रक्तचाप आदि शारीरिक समस्याओं में वृद्धि होती है। आपका हाई ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण से ही होता है। तो ये आपका खंड अ कंप्लीट पार्ट होता है। अब देखेंगे खंड ब सेक्शन बी, जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है, जिसमें 4th क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, बट आप इसको लिखने की कोशिश करिएगा जो मैं बोल रही हूँ। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। इस कमीशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि भारत में तत्काल शासन करने वाली सरकार से सिफारिश की जा सके। ठीक है, तत्काल शासन करने वाली सरकार से, तो ये इसलिए आया था। तो आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। 5th क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? तो काफ़ी 2 योगदान है यहाँ पर। जैसे पहला है, ब्रिटिश काल में भारतीय लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से लोगों के देश प्रेम की भावना का संचार किया। वंदे मातरम गीत भारत के कोने कोने में गूंजने लगा। भारतीय समाचार पत्रों में भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया। केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों ने छपने वाले लेख राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत होते थे। इन लेखों से भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता की ज्योति जगाई गई। सत्ता की जो साझेदारी है क्यों जरूरी है? कोई 2 तर्क दीजिए। तो कोई 2 तर्क देंगे। जैसे एक तो है टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी वांछनीय है, क्योंकि यह सामूहिक समूह के मध्यम संघर्ष की संभावना को कम करती है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के रूप में ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। लोकतंत्र की आत्मा, सेकंड पॉइंट होगा। सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है, यह उसके विकास के लिए आवश्यक है। आधुनिक प्रजातंत्र में शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है, इसका प्रयोग जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करती है। इस प्रकार समस्त समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन 7th है, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। तो पहला तो प्रावधान हो जाएगा कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। संविधान के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों की कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। नागरिकों की इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को वो मान सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं, अथवा नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो इस तरह से इससे पता चलता है कि जो अपना भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राजनीतिक दलों में सुधार के कोई 2 बिंदुओं का उल्लेख करें। तो पहला पॉइंट तो हो जाएगा कि दल बदल पर रोक। जो लोग दल बदलते हैं ना, पहले इस पार्टी में आ गए, पहले कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में आ गए, कोई जेडीयू में आ रहा है, कोई बीजेपी में वापस आ रहा है, बीजेपी में जा करके फिर वापस से बीजेपी को छोड़ करके जेडीयू में जा रहा है। तो ये सब होता है ना, ये दल बदल पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, भारत जो जनता है वो अनिश्चित हो जाती है कि हमें किससे वोट देना चाहिए।
ठीक है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। तो इसमें लिखेंगे कि विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद विधायक को अपनी सीट भी गंवानी पड़ेगी। देश में इस नए कानून के लागू होने से दल बदल की घटनाओं की कमी देखने को मिली है, बट यह अभी तक लागू नहीं हुई है जहां तक देखा जा रहा है भारत में। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर लिखेंगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति में धन और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के साथ साथ अपने खिलाफ चल रहे या नहीं चल रहे आपराधिक मामलों का विवरण एक शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां बताइए। तो आर्थिक उपलब्धि तो ये है कि पहली, जब समाज में सभी की आर्थिक क्षमता समान होगी तो कोई भी नागरिक उच्च कोटि निम्न कोटि का नहीं होगा। यानी एक तरह से अगर रिजर्वेशन है ना तो इसे कम्प्लीटली समाप्त कर देना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे रिजर्वेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उच्च कोटि और निम्न कोटि बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो जिनके पास में रिजर्वेशन है वो तो उच्च कोटि के हो जाएंगे और जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं नीचे की ओर गिरते जाएंगे। तो यहाँ पर समान नागरिकों को समान अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। तो जब भी समाज में सभी की आर्थिक क्षमता समान होगी ना तो कोई भी नागरिक उच्च कोटि निम्न कोटि का नहीं होगा। ये केवल आर्थिक समानता से ही संभव है। वे हर रूप में सक्षम होंगे। लोकतंत्र इस आर्थिक समानता की ओर अग्रसर है। लोकतंत्र आर्थिक समानता स्थापित कर समाज के विकास की ओर अग्रसर है। आर्थिक समानता से ही समाज का विकास हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है। आर्थिक समानता पर ही यह सब निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का मत है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। यदि हम विकास को धारणीय बनाना है तो हमें, अगर विकास को धारणीय बनाना है ना तो निरंतर जारी रखना है, तो इसके लिए हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे, भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रों के बीच माल की मुक्त विनिमय पर प्रतिबंध या बाधाओं को हटाने और घटाने को उदारीकरण कहते हैं। जो सरकार विदेशी व्यापार में उदारीकरण की नीति अपनाती है वह अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करती है ताकि विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिले। विदेशी व्यापार के उदारीकरण ने विदेशी कंपनियों और निवेशों के लिए आर्थिक सीमाएं खोल दी हैं। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, विदेशी व्यापारों को प्रोत्साहित करना, वैश्वीकरण में विस्तृत करना है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ता का शोषण, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कानून संस्थाओं का अभाव, उपभोक्ता आंदोलन का दबाव। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए वृक्षारोपण सबसे सार्थक उपाय है। वृक्ष मिट्टी को बांध करके रखते हैं और इससे मिट्टी का पानी की माध्यम से बहाव कम होता है। यह पानी की बहाव को भी धीमा करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। ढाल वाली भूमि पर समोच्च जुताई की जानी चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य बताइए। तो पहला तो हो जाएगा, प्रारंभ में नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध के पानी से जंगलों की डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। बाद में आंदोलन का लक्ष्य बांध के कारण विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना और उनके अधिकारों को लिए न्यायालय में जाना बन गया। उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कम हुआ है, कारण बताइए। तो इसका कारण ये कि उत्तरी मैदान में विशाल समतल भूमि है, यहाँ रेलवे लाइन बिछाना आसान है। इन मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व भी अधिक है जिसके कारण लोगों की आवश्यकता पूर्ति रेल लाइन का विकास और विस्तार अधिक हुआ है। वहीं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र दुर्लभ उच्चावच
विरल जनसंख्या आर्थिक अवसरों पर कमी के कारण रेलवे लाइन निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। फलस्वरूप यहाँ रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार कम हुआ है। अगला आपका पार्ट है सेक्शन सी खंड स दिन में, जिसमें है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, या अथवा में है गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो चावल की खेती के लिए जो भौगोलिक विशेषताएं होती हैं वो होता है सबसे पहले तापमान। चावल की खेती के लिए बोने से लेकर काटने तक की अवधि में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। वर्षा चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उपयुक्त रहती है, अतः इसके लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। मिट्टियाँ इसकी कृषि के लिए चिकनी दोमट मिट्टी अनुकूल रहती है, क्योंकि इन मिट्टियों में जल धारण करने की क्षमता अधिक रहती है। चावल भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट करता है, अतः इसकी फसल के लिए खाद दिया जाना आवश्यक हो जाता है। धरातल चावल की फसल के लिए धीमी ढाल वाली समतल भूमि अत्यंत उपयोगी रहती है। कई क्षेत्रों में चावल पर्वतीय भागों में भी उगाया जाता है। सस्ता मानवीय श्रम चावल की कृषि में बोने, निराने, सिंचाई करने, काटने, ओसाने, कूटने आदि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चावल अधिकतर उन क्षेत्रों में अधिक पैदा किया जाता है जहाँ सस्ते श्रमिकों की आवश्यक उपलब्धता इजीली हो जाती है। और इसके अथवा में आपको जो दिया गया क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके 2 कारणों को लिखिए, या आप कर सकते हैं गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों के बारे में बताइए। तो 1929 की जो महामंदी हुई थी ना, उसकी जो कारण है वो जैसे इसलिए है, इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 को 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने से। इस महामंदी के दौरान विश्व के अधिकांश देशों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भीषण गिरावट आई थी। कारण यह है कि कृषि में अत्यधिक उत्पादन, तो कृषि के क्षेत्रों में अधिक उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों के गिरते मूल्यों के कारण स्थिति और भी सोचनीय और आय कम हो गई थी। अतः अपनी आय बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे। उत्पादन अधिक होने से कृषि उत्पादों के मूल्य और गिर गए, इसलिए महामंदी का कारण हुआ। दूसरा है अमेरिका से ऋण न मिलना। 1920 के दशक में के मध्य अनेक देशों ने अमेरिका से ऋण लेकर अपनी निवेश आवश्यकताओं को पूरा किया, परंतु धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। 1928 के प्रथम 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का ऋण $1 अरब था, परंतु वर्ष भर के अंदर यह ऋण घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी ऋणों पर निर्भर थे उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसके अथवा में आपको गिरमिटिया प्रथा लिखनी है, जो आप लिख सकते हैं। अगला संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, या कर सकते हैं आप 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। तो संघीय व्यवस्था के जो कारण है वो आप लिख सकते हैं, या इसकी जो अथवा में आपको दिए गए हैं वो आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ आपको तुरंत की तुरंत वीडियो में लर्न कर लेना है, लिख लेना है। अगर याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना है, ताकि आप इनको सॉल्व कर सके आपको जब भी ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो आपको कंठस्थ कर लेना है इसी वीडियो में इन सभी पार्ट्स को। तो ये आप क्वेश्चन करें, दोनों में से कोई आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। अगला है बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। बेरोजगारी के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए, या आप कर सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर लिखिए। तो कोई भी आप एक क्वेश्चन यहाँ पर डन कर सकते हैं, तो आप इसे भी करें और अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। किसी भी तरह का डाउट अगर आपको रहता है तो आप बेहिचक हमारे चैनल पर आकर के कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही सकते हैं। और ये आपका कंप्लीट होता है सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो
इसी तरह हम आगे की विषय से रिलेट भी आपकी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ रहती है, इम्पोर्टेंट जानकारियाँ रहती हैं वो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।